अब आगे अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात हम लोग श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो कि विभिन्न वर्षों में लगभग 10 से 15 वर्षों के बीच में विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनका यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी दशा फेफड़ों की वातायन दशा में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दशा है जहाँ पर कहना चाहिए जो लंग्स होती है इनके वातायन मतलब गैसेस एक्सचेंज O2 CO2 रक्त में कहना चाहिए O2 CO2 का क्या होता रहता है, परिवहन होता रहता है। तो लंग्स की वातायन दशा में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद करके रखना है, जो गैसेस एक्सचेंज होती है जिसमें कहना चाहिए O2 होते हैं और CO2 होते हैं, एक दूसरे के लगभग कहना चाहिए व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, जब ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो यदि CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है तो O2 की सांद्रता भी क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात दोनों एक दूसरे के लगभग क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोहर प्रभाव में बताया था, बोहर प्रभाव में क्या होता है, जो HBO2 होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ब्लड सर्कुलेशन करते करते टिश्यू के उन सेल्स में पहुंच जाती है जहां पर CO2 की सांद्रता क्या है, अधिक है। तो CO2 की सांद्रता अधिक रहेगा, तो यदि CO2 का सांद्रता अधिक है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन O2 को मुक्त करने की क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि इनकी सांद्रता मान लो कम है या फिर कम हो जाती है तो यहाँ पर O2 के कहना चाहिए मुक्त होने की जो क्रिया होती है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर क्या है, ए है। अर्थात अंदर ली गई वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि, अंदर ली गई वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि, तभी कहना चाहिए जो वातायन दशा है O2 CO2 की परिवहन की दशा है उसमें O2 की कहना चाहिए अधिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उत्तर यहाँ पर क्या है, अंदर ली गई वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होगा, तभी यहाँ पर कहना चाहिए O2 CO2 की परिवहन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क में जो श्वसनीय केंद्र होते हैं, श्वसन का नियंत्रण करने वाले जो केंद्र होते हैं, ठीक है, जो निश्वसन और निःश्वसन मतलब इनस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी नियंत्रित करता है, ये कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आगे चलकर जब हम लोग नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे, वहाँ पर जब ब्रेन का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर और ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारी जो मस्तिष्क होती है, हमारी जो ये नर्वस सिस्टम है, NS नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। क्लियर? ये जो ब्रेन होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ठीक है। अग्रभाग का मुख्य ऑर्गन कहना चाहिए सेरिब्रम होता है, ठीक है जी। ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। मुख्य भाग अभी ज़्यादा डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे, इसमें मुख्य भाग होता है सेरिब्रम,
इसमें मुख्य भाग होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिस जेमिना, उसमें ऑप्टिक लोब्स भी पाए जाते हैं। और जो पस भाग होते हैं इनमें मुख्य रूप से 3 आर्गन होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है पोन्स, और एक होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और तीसरा होता है सेरिबिलम पस भाग में। ठीक है, पस भाग में कहना चाहिए पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबिलम। इनमें कहना चाहिए ये जो होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यही कहना चाहिए अधिकांश एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चाहे आपका श्वसन तंत्र हो, चाहे आपका उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे अन्य तंत्र हो, चाहे किडनी का कार्य हो, चाहे हार्ट का कार्य हो, मतलब अधिकांश क्रियाओं को कहना चाहिए कंट्रोल कहाँ से होता है, मस्तिष्क के पस भाग में पाए जाने वाले जो आर्गन होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यही कहना चाहिए कंट्रोलिंग आर्गन होते हैं। ठीक है, इनको कहना चाहिए रेगुलेशन सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लियर, ये अधिकांश क्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाएगा तब श्वसन होगा। जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाएगा तब श्वसन होगा। उत्तर आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा, तीव्र हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ गया, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं जैसे कि हमारे शरीर में CO2 का सांद्रण बढ़ गया, उसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऊंचे पहाड़ों में जाते हैं, हम लोग हिमालय पर्वत में ऊपर की ओर हम लोग मान लो चढ़ते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर कहना चाहिए वायुमंडलीय दाब कम भी हो जाती है, और वहाँ पर कहना चाहिए ऑक्सीजन की लेवल क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ऑक्सीजन की लेवल कम होती है तो श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब तीव्र हो जाती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हम 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन लेते हैं। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट है। तो यदि कहना चाहिए CO2 का सांद्रण बढ़ गया है अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो गया है, तो ये जो 16 से 18 बार है क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे कहना चाहिए उसके शरीर में RBC या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है, या फिर अंतिम स्थिति में होते हैं, तो उस दौरान कहना चाहिए उनकी श्वसन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, मस्तिष्क का श्वसन केंद्र किसके लिए अधिक संवेदी होता है। ठीक है, यहाँ पर कहना चाहिए जो ब्रेन होती है उनमें श्वसन केंद्र होते हैं, ये कहना चाहिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। आर्गन का क्या नाम है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर कहना चाहिए मस्तिष्क का श्वसन केंद्र अर्थात मेड्यूला ऑब्लोंगेटा किसके लिए अधिक सेंसरी होते हैं, तो ये होते हैं रक्त में CO2 का अधिक सांद्रण, रक्त में CO2 का अधिक सांद्रण, इसके लिए क्या होते हैं, अधिक सेंसिटिव होते हैं। क्लियर, क्योंकि कहना चाहिए CO2 ही कहना चाहिए प्रभावित करते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीजन के लेवल ज़्यादा हो गया तो अधिक वो सेंसिटिव नहीं रहेंगे, वो तो अनुकूल परिस्थिति हो गया। तो सामान्य रूप से जो कंट्रोलर आर्गन होते हैं प्रतिकूल अवस्थाओं से कहना चाहिए बचाने का कार्य करते हैं। इसी कारण CO2 कहना चाहिए हमारे शरीर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो ये कहना चाहिए प्रतिकूल अवस्था है एक प्रकार से, तो वहाँ पर रेस्पिरेशन सेंटर कहना चाहिए उनके लिए क्या होते हैं, अधिक सेंसरी होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो कि ऑक्सीकरण को रोकते हैं या फिर देर से होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जो पदार्थ ऑक्सीडेशन को रोकेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जस्ट अपोजिट कार्य। क्लियर। श्वसन दर नियंत्रित होती है, जो श्वसन दर होती है
हमारे शरीर में कहना चाहिए श्वसन दर कितनी होती है प्रति मिनट 16 से 18 बार। ठीक है, तो ये नियंत्रित किससे होती है? तो ये नियंत्रित होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ना कि ऑक्सीजन से। ठीक है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करती है, इसको नियंत्रित करती है। यदि कहना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में मान लो कहना चाहिए अधिक हो जाती है, तो श्वसन की दर क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कहना चाहिए क्या कार्य करते हैं, श्वसन दर को नियंत्रित करते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है श्वसन की महत्वपूर्ण धारणाएं। श्वसन की महत्वपूर्ण धारणाएं, इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वसा का श्वसनी भागफल अर्थात RQ क्या होता है? इससे संबंधित आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाऊंगा या फिर यहीं पर कुछ बता देता हूं। ये जो RQ होते हैं, रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट, श्वसन गुणांक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? श्वसन गुणांक, श्वसनी भागफल, श्वसन गुणांक RQ, रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट। तो रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट क्या होता है? श्वसन की क्रिया में ली गई O2 का आयतन और छोड़ी गई CO2 का आयतन के अनुपात को RQ कहते हैं। R मतलब श्वसन है। श्वसन की क्रिया में ली गई O2 का आयतन और छोड़ी गई CO2 का आयतन, वैसे जनरली तौर पर इसको कहना चाहिए CO2 को ऊपर में लिखा जाता है। श्वसन की क्रिया में ठीक है, ली गई O2 का आयतन और छोड़ी गई CO2 का आयतन के अनुपात को रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन का एक समीकरण देखना पड़ेगा। श्वसन का समीकरण होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। अब ये कहना चाहिए 6O2, ठीक है, मतलब 6O2 हम लोग लिए हैं, तो 6CO2 क्या करते हैं हम लोग, छोड़ते हैं, और प्लस 6H2O और 38 ATP। ठीक है, तो इधर का ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है। यहाँ पर कहना चाहिए श्वसन में ली गई O2 का आयतन और छोड़ी गई CO2 के आयतन के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी O2 ली गई है, 6O2, और कितनी CO2 छोड़ी गई है, 6CO2। तो श्वसन की क्रिया में ली गई O2 के आयतन और छोड़ी गई CO2 के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए, यहाँ पर लिए हैं 6O2 इसका आयतन और 6CO2 इनके आयतन, मतलब जितना लिए उतने ही छोड़े हैं। तो अगला हो जाएगा ये 6/6, तो बराबर 1। ठीक है, मतलब जब हम लोग श्वसन की क्रिया में इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं तो श्वसन गुणांक कितना होता है, 1 होता है। याद रखेंगे, हमेशा आते रहते हैं। श्वसन की क्रिया में यदि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है तो RQ कितना रहेगा, 1 रहेगा। और यदि श्वसन की क्रिया में यदि हम लोग प्रोटीन लेते हैं या फिर हम लोग फैट्स लेते हैं, वसा लेते हैं, तो RQ का मान 1 से कम रहेगा। RQ का मान कितना रहेगा, 1 से कम रहेगा। इसको याद रखेंगे। यदि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लेते हैं तो इसका मान 1 रहेगा। यदि प्रोटीन या फिर वसा लेते हैं तो RQ का मान 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर। और यदि श्वसन की क्रिया में हम लोग कार्बोनिक अम्ल लेते हैं, जैसे H2CO3 एक कहना चाहिए कार्बोनिक अम्ल है, यदि श्वसन की क्रिया में हम लोग कार्बोनिक अम्ल लेते हैं तो RQ का मान 1 से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। इसको भी याद रख लेंगे। कार्बोनिक अम्ल का उपयोग करेंगे तो RQ का मान 1 से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। क्लियर। लेकिन कहना चाहिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कहना चाहिए उनका मान कहना चाहिए 0 भी हो सकता है, उधर को भी ध्यान नहीं देना है, केवल इतने को याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट में इसका मान कितना है, 1 है। प्रोटीन और फैट्स में कितना है, 1 से कम है।
और कार्बनिक अम्ल में कितना है, 1 से अधिक है। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में वास्तव में क्या है। मनुष्य में वसा श्वसनी भागफल क्या होता है? तो ये वसा है, यहाँ पर क्या है, वसा। तो अभी आप लोग को बताया हूँ वसा में कहना चाहिए 1 से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन सब में कहना चाहिए 1 से कम है, मतलब ये अंदर का डिटेल और क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, ये आ जाएगा C, 0.703 आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है श्वसन में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होते हैं? तो श्वसन में कहना चाहिए रासायनिक ऊर्जा प्रयुक्त होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गलत, विद्युत ऊर्जा गलत, और ये जो विकिरण ऊर्जा है ये भी कहना चाहिए गलत है, रासायनिक ऊर्जा। क्लियर। अगली क्वेश्चन है मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक मतलब ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है मानव रक्त में? ये हो गया आप लोगों का हीमोग्लोबिन। केचुआ में कहेंगे तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। उच्च जंतुओं में हीमोग्लोबिन। लेकिन जो ये हीमोसाइनिन होता है ये कहना चाहिए बिच्छू में हो सकता है, ऑक्टोपस में हो सकता है, लोलिगो नॉटिलस में हो सकता है, क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन पाए जाते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पर। फेफड़ों में रक्त का अधिक संचय होना एक मुख्य लक्षण है। फेफड़ों में रक्त का अधिक संचय होना एक मुख्य लक्षण है। यदि मान लो कहना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये हार्ट अटैक से रिलेटेड है। यदि लंग्स में रक्त का अधिक संचय हो रहा है तो मुख्य लक्षण क्या है? इसका मुख्य लक्षण कहना चाहिए हृदयघात का है। हार्ट अटैक भी इसको कहते हैं। हार्ट अटैक के पहले कहना चाहिए फेफड़े में रक्त का क्या होने लगता है, अधिक संचय होने लगता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है जब श्वसन के दौरान O2 अपर्याप्त होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जैसे कि मान लो हम लोग श्वसन लेते रहते हैं और उस दौरान कहना चाहिए O2 अपर्याप्त है, ठीक है, तो इनको कहना चाहिए हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपोक्सिया। यहाँ पर कहना चाहिए दो शब्द एक ही जैसे लगता है, जिसमें कहना चाहिए कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं। एक होता है हाइपोक्सिया और एक होते हैं एस्फेक्सिया। दोनों में कहना चाहिए ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। एक होते हैं एस्फेक्सिया और एक होते हैं हाइपोक्सिया। यहीं से आप लोगों को 2-3 शब्द बताता हूँ मैं। हाइपोक्सिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होना। उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होना ये हाइपोक्सिया है। और एक होता है एस्फेक्सिया, इस प्रकार से होता है एस्फेक्सिया। ये एस्फेक्सिया में भी कहना चाहिए उत्तकों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस दौरान ये माना जाता है जब निमोनिया होते हैं बच्चों में। निमोनिया कहना चाहिए बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, बच्चों में विशेष रूप से होते हैं। निमोनिया के दौरान क्या होता है, जो एयर सैक होती है, क्या होती है, एयर सैक, जिसको एलियोली भी कहते हैं। इस एयर सैक में कहना चाहिए वाटर क्या हो जाती है, भर जाती है। एलियोली या फिर एयर सैक, इसमें कहना चाहिए जल भर जाती है, जिसके कारण उत्तकों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होना यह हाइपोक्सिया है और ये एस्फेक्सिया भी है। लेकिन एस्फेक्सिया में क्या होता है, एयर सैक में वाटर भर जाती है, जिसके कारण उत्तकों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हाइपोक्सिया और एस्फेक्सिया दोनों ही कहना चाहिए ऑक्सीजन की कमी को व्यक्त करते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से एक और शब्द होते हैं इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा या सीमा भी कहते हैं इनको।
इम्फाइसेमा या इम्फाइसीमा दोनों लिखा रहता है, ठीक है। ये वास्तव में जो इम्फाइसेमा होते हैं ये क्या होते हैं? इम्फाइसेमा कहना चाहिए, मान लो कहना चाहिए कोई व्यक्ति जब बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, धूम्रपान करते रहते हैं। आजकल कहना चाहिए अधिकांश जो युवा होते हैं धूम्रपान करते हैं। तो इस दौरान कहना चाहिए हमारी जो कहना चाहिए ब्रोंकियोल्स होती है। क्या होती है? ब्रोंकियोल्स। इस ब्रोंकियोल्स में कहना चाहिए धुएं की कहना चाहिए एक लेयर जम जाती है। धुएं की एक लेयर जम जाती है। किस में जम जाती है? ब्रोंकियोल्स में। इस धुएं के एक लेयर जमने के कारण O2 और CO2 के परिवहन में क्या होता है? दिक्कत होता है और व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दम घुटने लगते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। इसको एम्फाइसेमा कहते हैं। मतलब अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण इस व्यक्ति के जो ब्रोंकियोल्स होती है उसमें धुएं की एक लेयर या फिर परत जम जाती है, जिनके कारण O2 CO2 में क्या होता है? परिवहन करने में दिक्कत होता है और व्यक्ति की दम घुटने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन विषाक्तता संबंधित होती है। ऑक्सीजन विषाक्तता संबंधित होती है, तो इनका उत्तर है सी, फेफड़े के वातायन के नष्ट होने से। मतलब जो कहने चाहिए फेफड़े होती है, इनकी जो एयर सैक होते हैं, वायु कोश होते हैं, ये कहना चाहिए मान लो नष्ट हो जाते हैं तो O2 CO2 में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑक्सीजन विषाक्तता कह सकते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये वास्तव में कहना चाहिए मेथिमोग्लोबिन के कारण होता है। मेथिमोग्लोबिन के कारण होता है। ये माना जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें कहना चाहिए कोई भी जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, कोई भी कहना चाहिए जो शिशु होते हैं, इसमें इसके कारण कहना चाहिए हार्ट में क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। हार्ट में क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट से कहना चाहिए कुछ सिरा रक्त बाहर आ जाते हैं और शरीर कहना चाहिए ब्लू मतलब नीला कलर का दिखाई देता है। उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है और बाद में कहना चाहिए ऑपरेशन द्वारा ठीक भी हो सकते हैं। बच्चे में कहना चाहिए जो हार्ट होते हैं उनका सर्जरी किया जाता है, या फिर कहना चाहिए यदि छिद्र बहुत छोटे होते हैं तो समय अनुसार अपने आप क्या हो सकते हैं? मरम्मत हो सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम होने पर सर्जरी कराना ही क्या होते हैं? उचित होते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से यहीं पर एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, डायबिटीज़ का रोगी क्या दर्शाता है? तो जो डायबिटीज़ का रोगी होता है श्वसन गुणांक से रिलेटेड है। जो मान लो कोई भी व्यक्ति कहना चाहिए डायबिटीज़ का रोगी है, तो उनमें जो RQ होता है, श्वसन गुणांक होता है, वो कहना चाहिए कम हो जाता है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, अस्थमा को पहचाना जाता है। अस्थमा जिनको कहना चाहिए दमा भी कहा जाता है। क्लियर? अस्थमा या फिर दमा। वास्तव में ये बताइए कि अस्थमा या फिर दमा क्या होते हैं? ठीक है, जो भी व्यक्ति कहना चाहिए अस्थमा के रोगी होते हैं, ये एक प्रकार से कहना चाहिए एलर्जी होते हैं। एक प्रकार से क्या होते हैं? ये एलर्जी होते हैं। ठीक है, इनमें कहना चाहिए अस्थमा युक्त व्यक्ति में जो भी पुष्पों के जो परागकण होते हैं, मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं, धूल होते हैं, या विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए भोज्य पदार्थ है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो डस्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है जी, कुल मिलाकर जो धूल होते हैं, डस्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के परागकण होते हैं, ये इनके कहना चाहिए जो श्वसन मार्ग होते हैं उसमें प्रविष्ट कर जाते हैं और कई व्यक्तियों को इनके कारण कहना चाहिए एलर्जी होती है। इनको क्या कहा जाता है?
अस्थमा कहा जाता है। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। अस्थमा को पहचाना जा सकता है, तो इसका उत्तर कहना चाहिए ए है। इसका उत्तर क्या है? ए है। जो ब्रेंकियोल्स होती है, इनकी पेशियों में क्या हो जाती है? अति संकुचन होने लगती है। क्या होने लगती है? अति संकुचन होने लगती है। अस्थमा का कहना चाहिए मुख्य करेक्टर है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में एल्यूलर भित्तियों के क्षय के कारण एल्यूली में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोग में एल्यूलर भित्तियों के क्षय के कारण, मतलब एल्यूलर जो भित्ति होती है, ठीक है, एल्यूलर डक्ट या फिर एल्यूलर सैक, इनकी जो भित्तियां होती है उनके नष्ट के कारण एल्यूली में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एल्यूली मतलब एयर सैक, इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए क्या कारण है या क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? एम्फाइसीमा या एम्फाइसेमा। अभी आप लोग को बताया था। एक होता है एम्फाइसेमा और एक होता है एस्फिक्सिया। दोनों में ही कहना चाहिए जो लंग्स की एल्यूली होती है उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, एक रोगी के रक्त का परीक्षण किया गया। एक मान लो कहना चाहिए कोई भी रोगी है, उनके ब्लड का टेस्ट किया गया, जिनमें या जिसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के सांद्रण की मात्रा अधिक है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? एक व्यक्ति है जिनके ब्लड का कहना चाहिए टेस्ट किया गया। अब उस टेस्ट में कहना चाहिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा या फिर सांद्रण की मात्रा अधिक है। तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए, एक होता है HB, ये O2 से भी क्रिया करती है। इसको कहने चाहिए हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक है मान लो HB और ये है CO। ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं O2 से भी बंधुता दर्शाते हैं और CO से भी बंधुता दर्शाते हैं। ठीक है, दोनों से ही बंधुता दर्शाते हैं। लेकिन ये माना गया है, मान लो कोई हम लोग ऐसे वातावरण में पहुंचते हैं जहां पर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन तो है, लेकिन उस वातावरण में मान लो ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसे वातावरण में जाते हैं जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हमारी RBC में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कम करती है, बल्कि कहना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा क्रिया कर लेती है। मतलब ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से बंधुता अधिक होती है। एक क्वेश्चन में आया था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से बंधुता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन से कहना चाहिए 200 गुना अधिक होती है। मतलब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन को क्या कर देगा? वो छोड़ देगा। क्लियर। तो जो HbCO है, इसको कहना चाहिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है, तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर प्रश्न में ही क्लियर है, जब टेस्ट किया गया तो उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के सांद्रण अधिक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक है। ये क्लोरोफार्म गलत है, कार्बन डाइसल्फाइड गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड गलत है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है? व्यावसायिक श्वसन विकार, ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहना चाहिए रेस्पिरेटरी विकार कहना चाहिए ये बी है, सिलिका मैता, मतलब इसमें सिलिकॉन का पाया जाना। ठीक है जी, सिलिकॉन यदि पाए जाते हैं तो कहना चाहिए श्वसन में क्या हो सकते हैं? विकार उत्पन्न हो सकते हैं। क्लियर।